दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं। वापस स्टार्ट करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की सीरीज़ को, और आज हम स्टार्ट करेंगे थीम नंबर 2। थीम नंबर 2 है हमारी द फल्क्रम ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इट्स लेगेसी। दोस्तों, हमारा ऑब्जेक्टिव आज ये जानना है कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थी हमारी, क्या उस इंडियन नेशनल मूवमेंट की कोई लेगेसी, कोई छाप, कोई परछाई आज तक हमें गाइड कर रही है। तो ये चीज़ ज़रूर है। इसमें बहुत सारे पहलू हैं, so we'll try to cover all these aspects in multiple short videos. First thing that we discuss in this video today is what are the values that the Indian national movement has given to the country. देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ क्लियर है। इन द प्रीवियस वीडियो वी एनालाइज्ड कि भाई ब्रिटिशर्स जो हैं वो बाहर से आए। बाहर से आके उन्होंने क्या किया कि भाई इंडिया में एक पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस स्ट्रक्चर कंसेप्चुलाइज किया। उन्होंने ये पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नेंस स्ट्रक्चर अपने पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया। हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी उसने क्या किया? हमारी नेशनल मूवमेंट ने उस पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करी। हमारे जो नेशनल मूवमेंट के लीडर्स थे, नेशनल मूवमेंट के जो पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने एक चीज़ पे अंडरस्टैंडिंग और कंसेंसस बिठाया कि भाई ये जो पॉलिटिकल सिस्टम जो ब्रिटिशर्स क्रिएट कर रहे हैं और जिसको वो नर्चर भी करते जा रहे हैं, बढ़ाते भी जा रहे हैं, ये लोगों के माइंड में एंट्रेंच हो रहा है। और अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो ब्रिटिशर्स कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं लोगों के मन में एंट्रेंच हो रहा है, तो ये एक पब्लिक मेमोरी बन रही है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के दोस्तों जो लीडर्स थे, उनको ये लगा कि भाई पब्लिक मेमोरी में अगर ये पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स बैठ रहे हैं, इनको इंडिपेंडेंस के बाद हम इरेज नहीं करेंगे, बिकॉज दैट विल बी अ टफ टास्क। एंड नॉट जस्ट दैट इट्स जस्ट अ टफ टास्क, बट अंडरस्टैंड दैट when we become independent, we'll have more pressing challenges to solve rather than trying to erase the public memory about the political administrative setup. We'll have larger issues to tackle. तो हुआ क्या दोस्तों कि जब इंडिया नेशनल मूवमेंट के फेज़ में था, तो कहीं ना कहीं नेशनल लीडर्स के मन में एक बात कॉमनली उठने लगी कि भाई ये जो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नेंस सिस्टम ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया है, लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस। लेट्स एनालाइज व्हाट आर द टीनेट्स ऑफ दिस। लेट्स एनालाइज कि भाई इसका ओवरऑल थॉट प्रोसेस क्या है। तो ब्रिटिशर्स के क्रिएटेड सिस्टम को अगर हम समझेंगे, तो नेशनल मूवमेंट को ये लगा कि समझने के बाद हमारे को एक फ़ायदा होगा। और वो फ़ायदा पता है क्या है? फ़ायदा ये होगा कि अगर हम इसको एक बार समझ गए, तो हम समझने के बाद इसमें इंडियन ईथोस एंड वैल्यूज़ को इंजेक्ट कर देंगे। एक बार हमने इंडियन ईथोस और वैल्यूज़ को इंजेक्ट कर दिया, तो ये एक ब्रिटिश क्रिएटेड पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नेंस स्ट्रक्चर इंडियनाइज्ड हो जाएगा। तो यू सी व्हाट वाज द लार्जर थॉट प्रोसेस ऑफ आवर नेशनलिस्ट लीडर्स, that they wanted to Indianize the political, administrative, governance structures. In order to do that, they analyzed, assessed the functioning of the entire political, administrative, governance structure. And after that, they injected the value and multiple values with the larger motive of transforming that structure into an Indianized structure. So the larger objective was that we have certain Indian values, we'll inject those values into this foreign created political, administrative, governance structure, and thereby the entire political, administrative, governance structure would become Indianized as per Indian ethos, and the people after getting independent will relate more to it. तो आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो नेशनलिस्ट लीडर का सबसे पहला काम ये था। हमारे जितने नेशनलिस्ट लीडर से इसी कारण से, अब आप समझेंगे जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं, तो जब ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न इंडिया में मल्टीपल एक्ट्स पास किए, तो क्यों उन एक्ट्स में इंडिया के जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस चाहते थे? आर यू नाउ अंडरस्टैंडिंग दैट कि वी वांटेड पार्टिसिपेशन इन दोज इंस्टीट्यूशंस of politics and governance that the Britishers had created, because we wanted to understand how they function internally. And later on, once the Britishers leave us, what kind of values can we inject in these institutions to give them Indian color? इस कारण से इंडियंस ने पार्टिसिपेशन किया इलेक्शंस में हमेशा।
जो इंडिया के नेशनलिस्ट लीडर्स थे। अब सवाल ये उठता है कि पार्टिसिपेशन का एक एस्पेक्ट अलग है, वी आर नॉट डिस्कसिंग द एक्ट्स एंड ऑल, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, बट व्हाट वी आर टॉकिंग इज कि व्हाट वैल्यूज डिड द nationalist leaders inject into the politico administrative governance architecture of our country। इसमें सबसे पहली वैल्यू है सत्याग्रह। देखो, गांधी जी कंसेप्चुअलाइज सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह को कंसेप्चुअलाइज करके वो इंडिया आते हैं, और वो सिर्फ साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह को कंसेप्चुअलाइज नहीं करते, बल्कि उस सत्याग्रह को वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं, उसका वहाँ पे एक रिजल्ट भी डिराइव करते हैं। तो एक तरीके से वो सत्याग्रह एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो वो गांधी जी साउथ अफ्रीका से लेके इंडिया आते हैं, और वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को वो गांधी जी इंडिया के केस में अपना देते हैं, लगा देते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि जब गांधी जी सत्याग्रह जो साउथ अफ्रीका में बना उसको लेके इंडिया में उन्होंने अपनाया, तो सत्याग्रह क्या था? इट वॉज वन ऑफ द वेज बाई विच पीपल वर टोल्ड टू पीसफुली प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और सत्याग्रह से बढ़कर एक नया उन्होंने आगे जाके कॉन्सेप्ट दिया, विच वॉज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। सो सिविल डिसोबीडियंस आया, सत्याग्रह आया। तो सिविल डिसोबीडियंस, सत्याग्रह, बोथ ऑफ दीज केम एज इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट। ये मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट इंडियन फिलॉसफी और इंडियन आइडियोलॉजी में बेस्ड थे। ये लोगों ने सिर्फ अपनाए नहीं, बल्कि लोगों ने इस कॉन्सेप्ट्स का होलहार्टेड अब्जॉर्प्शन किया। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस हैव रिमेन्ड द कोर फीचर्स ऑफ द वे इंडियन पीपल टुडे बार्गेन विद द स्टेट। आप ये चीज़ देखो कि ये जो सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस गांधी जी ने बनाया, ये जो टैक्टिक्स उन्होंने कंसेप्चुअलाइज किए, इन टैक्टिक्स को कंसेप्चुअलाइज करने के बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि गांधी जी ने इन टैक्टिक्स को सिर्फ इंडियन लोगों के अंदर भरा नहीं, इंडियन लोगों को इन टैक्टिक्स की प्रैक्टिस भी कराई। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और जब प्रैक्टिस कराई तो लोगों के साइकी में इनग्रेन हो गए, लोगों ने ये सक्सेसिव जनरेशन्स को आइडियाज़ पास किए। अब हुआ क्या? अब सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और जब लोगों को सोशल मूवमेंट करनी थी, तो सोशल मूवमेंट के दौरान द पीपल अंडरस्टूड वन थिंग, द बेस्ट वे टू डू सोशल मूवमेंट इज दैट वी विल बार्गेन विद द स्टेट इन अ पीसफुल मैनर। द बेस्ट वे टू बार्गेन इन द पीसफुल मैनर विद द स्टेट इज रिजॉर्ट टू सत्याग्रह एंड ऑल्सो टू सिविल डिसोबीडियंस इफ द केस डिमांड्स। तो टुडे in our politico administrative governance architecture there are various movements that we have seen। हमने देखी है, चिपको मूवमेंट हो गई, हमने देखी नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गई, इंडिया अगेंस्ट करप्शन हो गया, कितनी मूवमेंट्स हैं। कोई भी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट एक तरीके से सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस के रूटेड है। और ये मूवमेंट्स का एक ही पर्सपेक्टिव था कि इस मूवमेंट्स के थ्रू group of citizens for the larger welfare of the masses adopting the utilitarian principle कि भाई maximum benefit for the maximum numbers of people, उन्होंने ये प्रिंसिपल अपना के एक तरीके से स्टेट के साथ बार्गेन करके, प्रोटेस्ट करके डिमांड्स फुलफिल करवाए। तो ये एक तरीके से नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर हम बात करें वैल्यूज़ की, तो सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू जो दी गई वो थी अकोमोडेटिव स्पिरिट। दोस्तों, पूरे नेशनल मूवमेंट के दौरान एक कॉमन चीज़ ऑब्जर्व की हमने, डाइवर्स ओपिनियंस होते थे जब नेशनलिस्ट लीडर्स क्रिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करते थे, और इन डाइवर्स ओपिनियंस को रिस्पेक्ट किया जाता था, रिगार्ड दिया जाता था, सुना जाता था, और कई बार इन डाइवर्स ओपिनियंस के ऊपर एक्ट भी किया जाता था। तो पूरी कंट्री को एक पॉलिटिकल लेवल पे एक ऐसा अकोमोडेटिव स्पिरिट देना इंडिया के लिए इवेंचुअली एक डेमोक्रेसी का फीचर बना। तो व्हेन इंडिया अडॉप्टेड डेमोक्रेसी आफ्टर बिकमिंग इंडिपेंडेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी वाज दैट इन द पार्लियामेंट विच इज़ द जेनिथ ऑफ आवर डेमोक्रेसी, वी विल एक्सेप्ट डाइवर्स ओपिनियंस, वी विल एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी, and we will not negate opinions of anyone
बिकॉज एवरी वन मैटर्स इन द सोसाइटी, एवरी वन मैटर्स. सो सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि रिस्पेक्टिंग द डाइवर्सिटी वॉज वन ऑफ द वेरी क्रूशल टास्क. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, respecting of the diversity came along with the culture of debate. जो सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू नेशनल मूवमेंट ने दी, दैट पॉइंट वाज द वैल्यू ऑफ डिबेट. कि इफ़ यू हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, टॉक, डिस्कस, डिबेट, देन बिल्ड कंसेंसस. एंड दैट इज़ वाई वन ऑफ द वैल्यूज इंडिया स्टूड फॉर लेटर ऑन वॉज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ब्रिटिशर्स वर वेरी स्केप्टिकल. वो बोलते थे इंडिया टूट जाएगा, नेशन ही नहीं है, इतने सारे रेसेस हैं, इतने सारे इंटरेस्ट हैं, ये कैसे एकजुट रहेंगे, इतने सारे रिलीजन हैं, इन लोगों की डिमांड ही अलग अलग है. रहे इसलिए नहीं रहे क्योंकि तुम्हारे को चैलेंज करना था, बट इसलिए रहे क्योंकि इनहेरेंटली हम लोग कोऑपरेटिव थे. स्पोरेडिक इंस्टेंसेस ऑफ वायलेंस हमेशा रहे, वो तो हिस्टोरिकली रहे. तो ऐसा तो है नहीं कि पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में ये जो एक पूरा हिस्टोरिकल पीरियड है उसमें ना हो. But otherwise also India has stayed because these are values that the national movement has ingrained in the people. तो सबसे इम्पोर्टेंट लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट इस वीडियो में हमने डिस्कस की. दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यूज. वील कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.